अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुस्तकबिल करीब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम के पहलू में हुकूमती नशिस्तों पर बराजमान। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की करारदाद, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वफाक और सूबों में एक ही रोज में इंतखाबात कराने की करारदाद बैक वक्त मंजूर। ये आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का तारीखी मंजरनामा है। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट में खलीज गहरी, फैसले मुतनाज़े और जजेस का कॉन्डक्ट मौजूए बहस आ रहा है, जस्टिस काजी फायज ईसा की हुकूमती बेंचों पर मौजूदगी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ताजुब यह है कि मुस्तकबिल करीब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में अदलिया की करारदाद पर सवाल उठाए, शदीद तंकीद की और अदलिया को जमहूरियत के खिलाफ साजिश का मुर्तकिब करार दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश हुई, जो जज आइन का साथ देगा उसको निकालना और वजीर आजम को 10 साल चलाना और कुछ जजेस को तौसी देने की साजिश। अगर ये साजिश कामयाब होती तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, एक सिलेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता और सिलेक्टेड मार्शल लॉ होता। जो सुप्रीम कोर्ट है वह भी एक साजिश है कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसा जज मौजूद हो हमारा आला अदलिया में जो आइन के साथ देंगे कि उसको निकालना था, एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था, और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था और मेरिट को मर्डर करते हुए तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, लेकिन असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। उन्होंने भरे ऐवान में अदलिया को इस साजिश का मुजरिम करार दिया। उनका कहना था कि ये खेल ना तो हमारे इदारे में चल रहा है ना किसी और इदारे में, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। एक जगह मौजूद है कि जहां ये खेल अभी तक जारी है। हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा, ना कि किसी और इदारा में चल रहा है। वो इदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहा और पार्लियामान हमारा हाथ से बाहर चला गया तो एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। हैरत यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अपने इख्तलाफात का इजहार आला अदालत में लिखे गए खतूत और नोट्स में कर चुके हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के सुओ मोटो के फैसले को एक सर्कुलर के जरिए फारिग कर दिया गया। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा जस्टिस नकवी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख चुके हैं, दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने जस्टिस नकवी को बेंचेस का हिस्सा बनाया। गोया चीफ जस्टिस नकवी को बेंचेस का हिस्सा बनाकर एक खामोश पैगाम दे रहे थे। लेकिन आज सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एक खुला पैगाम हुकूमती बेंचों पर बैठ के आज दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कौमी आईनी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मुत्तफिक नहीं हूं। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाजिर हुए, इसलिए नहीं कि मैं कुछ सियासी तकरीर करना चाहता हूँ। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं और तनकीद हमने सुनी भी। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूं। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ऐवान में यह वजाहत भी दी कि आइन की गोल्डन जुबली में शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूं। दूसरे जज साहिबान इसलिए नहीं आ सके, शायद वो मसरूफ थे। मैंने पूछा था कि क्या बातें होंगी, बताया गया आइन की बातें होंगी। मेरी मौजूदगी में जो सियासी बातें हुई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये तदबीर की कौन सी मिराज है कि ऐन उस वक्त जब अदालती लड़ाई अपने अरूज पर है। जस्टिस काजी फायज ईसा 6 माह में अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। हुकूमत का खास झुकाव दिखाई दे रहा है। हाल ही में वजीर आजम जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वापस ले चुके हैं। सियासत के उन्वान में हुकूमती बेंचों पर सीनियर प्यूनी जज बगैर साथी जजों के मौजूद हैं।
नाजरीन सवाल उठ रहे हैं। आयरन ये है कि इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तरफ से पेश किया गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ सेनेटर्स ने स्पीकर कौमी असम्बली की डाइस का घेराव कर लिया, उसके सामने शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने बिल की कॉपियां फाड़ कर स्पीकर की डाइस की जानिब फेंक दी। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद व ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजा गया था। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का पास करदा बिल चंद एतराज़ात के साथ वापस भेजा। मुश्तरका ऐवान में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि सदर मुमलिकत ने अपने खत में जो सवालात उठाए हैं वो नामुनासिब हैं। सदर तासुब की ऐनक उतार कर बिल को पढ़ लेते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आईन पाकिस्तान के तहत कानून साज ऐवान पार्लियामान है। सदर मुमलिकत ने जो लफ्ज कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेशन किया है ये बड़ा नामुनासिब है। सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए तासुब की सियासी ऐनक पहन लेते हैं। इंपीरियल कोर्ट का जो एक तासुर पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, वन मैन शो की जो बातें आई हैं उनका असर ज़ायल करने के लिए और एक शफाफ तरीकाकार देने के लिए ये सही की गई और सोच विचार के बाद ये कानून बनाया गया। हमने तो उसकी जुरिस्डिक्शन में इजाफा किया है। आईने पाकिस्तान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और उतने दीगर जज साहिबान पे मुश्तमिल होगी जितने जज साहिबान का तयन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया जाएगा। अदालती, सियासी और आइन की इस खुली जंग में सियासी फ्रीकैन अपना अपना दाव खेल रहे हैं। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवान में एक बार फिर अदालती फैसलों पर तबसरा हुआ और खोलकर अदालत के कॉन्डक्ट पर तनकीद हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए कहना था कि सुओ मोटो मेरे खिलाफ भी हुए, चीफ जस्टिस को हक क्या पहुंचता है। मुलाहिजा कीजिए साबिक सदर ने क्या कहा। सो मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर सो मोटो ऐसा हुआ चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तुम वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। साबिक सदर के लहजे में आला अदालत के फैसलों के खिलाफ आज वही हकारत नजर आई कि जो किसी दौर में नैब के हवाले से थी। कल वो नैब चेयरमैन को उसकी औकात याद दिला रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट को उसकी हदूद याद दिला रहे थे। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे पर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासत के जोरे बाजू जमहूरियत को बचाने, संवारने, चलाने का दावा किया। नाज़रीन, उनका कहना था कि मुशर्रफ से एनआरओ के जरिए माफी मंगवाई, उसने नाक रगड़ी। We weren't cowed down by मुशर्रफ, तो यूनिफॉर्म उतरवाई गई, डायलॉग्स हुए और डायलॉग के जरिए हमने उससे एनआरओ की शक्ल में माफी मंगवाई, उसने नाक रगड़ी। बीबी ने तारीख में लिखवाना था कि इसने हमसे माफी मांगी। वो तो मियां साहब की शराफत है कि ही डजंट। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद भी मुतफिका तौर पर मंजूर की। करारदाद में 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान किया गया। यौम दस्तूर हर साल मुल्क भर में मनाया जाएगा। करारदाद में आइन में दर्ज अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी, सूबाई खुद मुख्तारी और शहरियों के बुनियादी हकूक का अयादा करने के साथ साथ आइन में फेडरलिज्म के असूल बालादस्त रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। दूसरी जानिब पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में वफाक और चारों सूबों में एक ही रोज इंतखाबात कराने की करारदाद वफाक और वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। आम इंतखाबात एक ही रोज कराने की दूसरी करारदाद सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पेश की। वफाक और चारों सूबों में एक ही रोज इंतखाबात कराने की करारदाद मुश्तरका इजलास से मंजूर कर ली गई। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और स्पेशल इन्विटेशन अदालत जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका है, के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि ये खुली जंग जारी रहेगी। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब, साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपसे आगाज करूंगी। पहले तो फरमाई दीजिएगा सर, आज कन्वेंशन में प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज ईसा की शिरकत पे बहुत से सवालात उठने शुरू हो गए। आइन की 50 साला एक सेलिब्रेशन असाइड,
आपको नहीं लगता एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा मांग रही है, सीनियर मोस्ट सेकंड प्यूनी जज साहब का ऐसी तकरीब में शिरकत करना बाइसे सवाल बनना था और उनको ये पहले ही इसका इदराक होना चाहिए था? देखिए, ये मौके की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी एक जज को कभी किसी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर कभी इनवाइटेड हो जज अकेला कोई तकरीर करने के लिए हिमसेल्फ, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी फंक्शन में एक जज को नहीं जाना चाहिए, ये गलत होता है। तो ये मेरे ख्याल में इसमें इनको एहतियात बरतनी थी और उन्होंने एहतियात नहीं बरती। सो सर, ऑफ कोर्स जज को नहीं जाना चाहिए। सो ऑप्टिक्स असाइड, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने जुडिशल इस्लाहात का बिल यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी मंजूर कर लिया, यानी कि 20 अप्रैल से अब चीफ जस्टिस बतौर वन मैन शो अपना काम नहीं कर सकेंगे। सो जस्टिस साहब, उन्हें अब दीगर 2 सीनियर जजेस की मुशावरत के साथ ही चलना होगा और वाज़े इख्तलाफात जो हैं दोनों सीनियर जजेस जो हैं उनके साथ मंजर आम पर आ चुके हैं, वो बेंचेस में उनको इंक्लूड भी नहीं करते। अब बुनियादी तौर पर हुकूमत ने चीफ जस्टिस के क्या हाथ बांध दिए हैं? वेयर डू यू सी दिस गोइंग अल्टीमेटली? देखिए, मेरी नजर में तो ये जो इन्होंने बिल बनाया है ये आइन के खिलाफ है, क्योंकि इसमें एक आइन में अमेंडमेंट की जरूरत थी और उसके बजाय इन्होंने एक बिल बना के भेज दिया, चूंकि 184(3) के तहत ये नहीं कर सकते थे और इसकी वजह से ये मेरे ख्याल में चैलेंज होगा यकीनन लाहौर हाई कोर्ट में और इवेंचुअली ये कल अदम डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इनकी रीजनिंग थी जिस वजह से बिल पास किया गया था, उसमें कई चीज़ें सही भी हैं, इन द सेंस के जो सो मोटो नोटिस में आमतौर से हमारे चीफ जस्टिस साहबान जो है, ख़ास तौर से इफ्तिखार चौधरी के ज़माने के बाद, उन्होंने कई ऐसे फैसले किए हैं जो कि जिसको चैलेंज करने का मौका फराहम करना चाहिए था लोगों को, जिस पे उनका असर हुआ। वो चीज़ तो सही है अपनी जगह पर, जो उसके मुहर्रिकात हैं वो सही हैं, लेकिन इस तरीके से लेके आए हैं वो कानूनी तौर से सही। आबिद जुबैरी साहब, आपकी क्या राय है? आज जो ये बिल पास हो गया है, इसको आप कहाँ इवेंचुअली जाते देख रहे हैं और क्या ये खलीज सुप्रीम कोर्ट में मजीद गहरी होगी इसके बाद, या आपको लग रहा है कि थिंग्स विल मिरेक्युलसली फॉल इनटू प्लेस? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी आज आर्टिकल 75 इससे डील करता है आइन का। वो क्लियर कहता है कि जॉइंट सिटिंग जब सदर वापस करते हैं तो जॉइंट सिटिंग में वो पास करा लिया। अब सदर के पास 10 दिन और हैं, वो 10 दिन में उसको अगर नहीं दस्तखत नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारी हमेशा से दरीना एक डिमांड रही है बार एसोसिएशंस की कि जी इसमें अपील होनी चाहिए, सू मोटो इस तरह के जो केसेस होते हैं 184(3) में, और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप देखिए, जो हमारे मैं समझता हूँ इस बिल की टाइमिंग बिल्कुल गलत है, मैं समझता हूँ। और दूसरी बात है, अपील का मेरा एक व्यू है कि अपील अगर देनी थी, अपील का इख्तियार, तो वो आईनी तरमीम के थ्रू हो सकता है, इस एक्ट के थ्रू नहीं हो सकता। तीसरी बात देखिए, रूल जो है सुप्रीम कोर्ट के 1980 से बने हुए हैं, वो इन चीफ जस्टिस ने तो नहीं बनाए, वो आज तक चल रहे हैं। अगर आप उसको एक पार्लियामेंट उसको बदलनी चाह रही है तो मैं समझता हूं कि उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए आर्टिकल 191 है सुप्रीम हमारे आइन का, वो कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट विल मेक द रूल्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना दिए, उस वक्त कोई लॉ नहीं था, तो अब मैं नहीं समझता हूं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बना के उसमें इस तरह से तरमीम की जाए, तो मैं समझता हूं कि ये इसको चैलेंज किया जा सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो कि लॉ से इसको किया जा सकता है किसी पार्टी का, तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक्ट जो है ये बिल्कुल चैलेंज होगा। और इसमें कुछ शक ये जो शिकें हैं वो आइन के मैं समझता हूँ इन कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो उनको चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी बात है, चीफ जस्टिस एक हेड होते हैं, उनका अपना एक मुकाम होता है। नेचुरली आर्टिकल 176 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मींस द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इन सब पे मबनी है और इनका तो फिर लेकिन चीफ जस्टिस का अपना एक मुकाम होता है। तो आप अगर इस तरह से चीफ जस्टिस की पावर्स इस तरह से पार्लियामेंट खत्म करके बांट रही है कैसे, मैं समझता हूँ कि ये तो सही तरीका नहीं अडॉप्ट किया जा रहा। इसमें मुशावरत होती और वो बैठ के जजेस ही आपस में करते और इस तरह से बात करते तो
हो सकता है रूल्स में इस तरह से अमेंडमेंट हो जाती। तो ये लेकिन पार्लियामेंट ने अब इस तरह से करके, क्योंकि आप देखिए तनाजुर में देखिए एक फैसला आया उसका, और देखिए अपील में जो सबसे बड़ी बात की जिसकी कानूनी उसमें जजमेंट्स है इसके खिलाफ, कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया। यानी आप आज से कोई 30 साल पहले भी कोई केस हुआ उसमें भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये तो अजीब सी मैं समझता हूँ बात हो रही है। और नवाज शरीफ साहब मुस्तफीद होंगे, जहांगीर खान तरीन साहब मुस्तफीद होंगे, बहुत से लोग। सर रेट्रोस्पेक्टिवली ऐसे तो नहीं दिया गया, मगर इजाजत दीजिए जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, अब ये अपील इस्तेमाल करेगी, नया बेंच फॉर्म होगा, चीफ जस्टिस मुशावरत करेंगे जस्टिस फायज ईसा के साथ, जस्टिस सरदार साहब के साथ। अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बट इन द प्रोसेस हम देख रहे हैं कि जो काम और अहकाम जारी किए इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए वो नहीं हो रहा। सर 21 अरब रुपए आज जारी करने थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, देने थे इलेक्शन कमीशन को, कल रिपोर्ट भी करना है इलेक्शन कमीशन इस हवाले से, मगर काबीना 48 घंटों से बार बार बैठ रही है और आज एसेंशियली ये फैसला एक बार फिर करने को स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामान को भेज दिया गया है। एग्जीक्यूटिव का फैसला है, सिंपल फैसला है, नहीं किया जा रहा। आप किधर जाते देख रहे हैं इन हालात को? जी देखिए, जहाँ तक मेरा व्यूज है, मैं तो हमेशा से इस चीज पे हमेशा कहता रहा हूँ ये कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट होती है, कोई जरूरी नहीं कि आप उससे इत्तेफाक करें, आपको पूरा हक होता है कि आप उससे इत्तेफाक नहीं करें। अगर आप समझते हैं कि वो जजमेंट सही नहीं थी या उसमें कोई कानूनी नक्स था और जिसको कि उनको जजेस को देखना चाहिए था, तो उस सूरत में आपके पास एक रेमेडी मौजूद है, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके खिलाफ रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और रिव्यू उसी वक्त एक्सेप्ट होता है और सुना जाता है जबकि वो जिसको कहते हैं विच इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, कोई ऐसी मिस्टेक, कोई ऐसी गलती, कानूनी गलती जो कि विच इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो इसमें इस केस में तो मेरे ख्याल में गलती है इसमें सेंस कि जो अब खास तौर से अतर मिनल्ला की जो जजमेंट आ गई है उसके बाद तो ये जाहिर होता है कि शायद ये 4-3 की जजमेंट थी और 3-2 की नहीं थी जैसा कि कहा जाता है। तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कि रिव्यू यकीनन फाइल किया जा सकता है, और अगर वो रिव्यू फाइल करते हुए शायद उनको रिलीफ मिल जाता, लेकिन वो उसके बजाय रिव्यू फाइल करने के जो कि तरीका मौजूद है हमारे प्रोसीजर में सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने और दूसरी चीज़ें करनी शुरू की, पार्लियामेंट के थ्रू रेजोल्यूशन पास की और दूसरी चीज़ें की और बिल पास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये इसकी वजह से मेरे ख्याल में काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो सर ज़रूरत ये नुकसान पहुंचेगा सर, मगर आबिद जुबैरी साहब इन द प्रोसेस आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी खत लिख दिया नेशनल असेंबली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को कि हमारे इख्तियारात बढ़ाए जाएं। उन्होंने तरमीम भी सजेस्ट कर दी हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो स्टेज मिलते हैं और जो एक फैसले आते हैं उसका भी बड़ा गिला शिकवा किया अपने इस खत में। आप देख रहे हैं इलेक्शंस होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी तक अपील में हुकूमत जा नहीं रही, कान इधर से नहीं घुमा के पकड़ी है, एंड थिंग्स सीम टू बी ऑल्सो फॉलिंग इनटू प्लेस, इदारे भी हाथ खड़े कर चुके हैं सारे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, अब वो आप सामने आया है, उस फैसले में लिख दिया है कि जी इलेक्शन आपके जो उसके अब तारीख दी गई है वो मेरे ख्याल से 14 मई दी गई है, 14 मई में इलेक्शन नहीं होते। अगर इन्होंने आज इनको रिपोर्ट इनको जो देनी चाहिए थी कोर्ट को ही देनी चाहिए थी कि उनको पैसे मिल गए या नहीं मिले। अगर पैसे नहीं मिले और फेडरल गवर्नमेंट ने किया और पार्लियामेंट में भेज दिया है वो बिल सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर करने के लिए, जबकि मैं समझता हूँ 20 बिलियन का अमाउंट बहुत छोटा सा अमाउंट है गिवन दी ओवरऑल फाइनेंशियल आउटले जो सुना है शब्बर जैदी साहब को मैंने कहते हुए सुना था कि 7,500 बिलियन है। तो उसके लिहाज से इन्होंने अगर इसको डिले करने ऑर्डर को वायलेट करने के लिए किया है तो इस पे अगर हो सकता है कोर्ट में रिपोर्ट जाए, कोर्ट उसके बाद इस पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दे। क्योंकि देखिए, और तीसरी बात यह है कि मेन केस जो ये फाइल हुआ था, दूसरा केस, उसमें यह था कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही तारीख बदल दी थी, उसमें उन्होंने कहा उसका क्या इख्तियार है बदलने का, इस पे ये इशू हुआ था। अब उन्होंने खत लिखा है कि उनके इख्तियारात बढ़ा दिए जाए। मैं तो समझता हूँ तो उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल ही नहीं किया और अपने इख्तियारात को उन्होंने ताबे कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज के। यही इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन तो खुद उन्होंने खत्म कर ली जब उन्होंने पहली तारीख दे के उसके बाद तारीख खुद बदली विदाउट अप्रोचिंग द कोर्ट। तो ये सब चीजें हैं, इसमें देखना है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हम फिर आप केयर टेकर चलता रहेगा, फिर इस मुल्क में इलेक्शन कभी नहीं होंगे जी। फिर क्योंकि कोई भी फिर सिक्योरिटी का पैसे का बहाना बना के कोई भी गवर्नमेंट जो समझ रही है हार रही है वो फिर कभी इलेक्शन बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी साहब। आपने शाइक उस्मानी साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि इस तरह के किसी इवेंट्स के ऊपर नहीं जाना
मिलना चाहिए जज साहिबान को। नाज़रीन, वी विल टॉक अबाउट द जजेस हु वी कैन टेक प्राइड ऑन। ये जहन में रखिए कि हमारी तारीख इतनी भी मायूस कुन नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली तकरीब के जो कि पार्लियामान में हुई इसमें शिरकत की, कि जिसके बाद उनके कॉन्डक्ट, उनके किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अब इस बहस में जाए बगैर कि उनकी शिरकत दुरुस्त थी या नहीं, मैं आपको दो मुख्तलिफ वाक़यात बताना चाहूँगी। पहला वाक़या जस्टिस अब्दुल रशीद, पाकिस्तान के पहले बहादुर जज का है। उन्हें कायदे आज़म से बतौर गवर्नर जनरल हल्फ लेने का एजाज़ हासिल है। लियाकत अली खान साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जस्टिस रशीद को एक तकरीब में मदऊ किया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की दावत शुक्रिया कहकर मुस्तरद कर दी। उनका यह कहना था कि हुकूमत के सैकड़ों मुकदमात अदालत के रूबरू पेश होते हैं कि जिनमें इंतजामिया फरीक होती है। अब मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की दावत कबूल करने का मतलब कि एक फरीक के मुकदमे की पजीराई करार हो सकता है, तासुर मिल सकता है कि जो कि दूसरे फरीक के साथ नाइंसाफी होगी। मुल्क नया आज़ाद हुआ था और लियाकत अली खान बानी पाकिस्तान के दस्ते रास्त थे। उनकी मकबूलियत और तहरीक आज़ादी में कुर्बानियाँ अवाम के सामने थी, अनकंटेस्टेड, अनपैरेलल्ड, अनक्वेश्चनड। इसके बावजूद भी नाजरीन, एक मुंसिफ ने बगैर किसी दबाव के इंसाफ के रास्ते की पहली शमा रोशन की। दूसरा वाकया नहीं बल्कि वाकयात कहूँगी कि जो हमने जस्टिस साकिब निसार के वक्त देखे। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल से लेकर रावलपिंडी जच्चा बच्चा अस्पताल के दौरे किए। उन पर तनकीद भी हुई कि जो कि शायद जायज़ भी है कि जज को ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे केसेस नहीं उठाने चाहिए, इस तरह की इलेक्शन से पहले जो है इस तरह के रिमार्क्स नहीं देना चाहिए। अब इसका अमल मुश्तिल रहा हो या फिर ना कि तनकीद का बायस बने, जज को ये जहन में रखना चाहिए वो अमल ऐसा दिखाया दे। लेकिन हमारे इसी मुल्क में आला अदलिया के सरबराहान शादी ब्याह की तकरीब तक में एक तवील अरसे तक शिरकत नहीं किया करते थे। मुबालगे की हद तक ये भी मशहूर था कि अदलिया के सरबरा रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात तक देखा और पढ़ा नहीं करते थे कि वो बिलावास्ता तौर पर उन पर कोई इन्फ्लुएंस या असरअंदाज ना हो। मगर ये रवायत बदकिस्मती से हमारे पहले चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद तक ही रही है। महसूस तो यही होता है। अब जस्टिस AR कॉर्नीलियस, जस्टिस MR कियानी, जस्टिस दराब पटेल, जस्टिस भगवान दास, जस्टिस हमूदुर रहमान, जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम समेत ऐसे जजेस भी हम लोगों ने देखे हैं कि जिन्होंने अपने कॉन्डक्ट से अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखी है। एंड ऑफ कोर्स दीज आर एग्जाम्पल्स दैट वी नीड टू रिपीट टुडे। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी भी जज की, किसी भी ऑनरेबल इज़्ज़त माब जज की कोई ऐसी बात की जाए हमारे प्लेटफॉर्म या कहीं से भी कि उनको महसूस हो कि कोई बदतमीजी की जा रही है या कोई इज्जत में हम नफ़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन देयर आर वेरी हाई एग्जाम्पल्स विच आर सेट ऑलरेडी। जहन में रखना पड़ेगा हमें। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वफाकी काबीना ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान को भेजने की मंजूरी दे दी है। ये तो हमने आपको बताया, लेकिन आज की अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर इंतखाबी तारीख के ऐलान और पोल डे आगे बढ़ाने का इख्तियार मांगते हुए ये कहा है कि 57(1) और 58 में तरमीम की तजवीज़ उन्होंने बाकायदा तौर पर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह लिखा है अपने खत में कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन फैसला करने वाला वाहिद इदारा है कि हालात इलेक्शन के लिए साजगार हैं कि नहीं। खत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इख्तियार किसी और अथॉरिटी के मातहत नहीं। 1 मार्च और 5 अप्रैल के फैसले ने इलेक्शन कमीशन को अपने आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार से महरूम किया गया कि वो फैसला करे कि मुल्की माहौल इंतखाबात के इनेकाद के लिए साजगार है। असेंबली तहलील होने की सूरत में आइन के तहत सदर का इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। मुजवजा तरमीम के तहत आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन की तारीख देना और इसमें तरमीम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन सिकंदर राजा साहब ने गिला शिकवे भी किए हैं कि किस तरह जो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी है इलेक्शन कमीशन की, उसको बार बार कॉम्प्रोमाइज किया जाता है अदालती फैसलों की वजह से और स्टे ऑर्डर्स की वजह से। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सैयद इमरान शफकत और अतर काज़मी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जैम पैक डे था आज। इमरान शफकत साहब, आपसे आगाज़ करूंगी और क्योंकि आप वाज़े राय रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, सबसे बड़ी खबर आपके नज़दीक आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कन्वेंशन में हाजिर होना था या 21 अरब इलेक्शन कमीशन को ना देना था, या फिर इलेक्शन कमीशन का ये खत है कि जो आने वाले दिनों के अंदर बहुत से रास्ते हमवार कर सकता है? मुझे तो ये खत वाली बात ज्यादा अहम लग रही है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा का जाना वो
मेरे नज़दीक तो कोई खबर नहीं है। अगर कुछ लोगों को खबर लग रही है तो मैं इसके ऊपर हैरान हूँ कि उनको क्यों खबर लग रही है। अलबत्ता ये जो ख़त लिखा गया है ये मीनिंगफुल है और इसमें पार्लिमान को लिखने की मुझे वजह समझ नहीं आ रही, क्योंकि पार्लिमान जो है वो तो उनके किसी काम में मुदाखलत नहीं कर रही। ये अगर लिखना चाहिए था ख़त तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखना चाहिए था, जिनकी हैसियत और जिनके फैसले जो इस वक्त मुतनाज़ा बन चुके हुए हैं। तरमीम मांगी है ना इमरान शफकत। इलेक्शन एक्ट 2017 के 57(1) और 58 में तरमीम की तजवीज़ दी है। इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिया जाए, माहौल साजगार होने का फैसला भी हम करेंगे, सदर से इख्तियार ले लिया जाए, लेकिन शिकवे बड़े हैं इसमें। मफलूज होने का गिला किया है कि बिल्कुल ही हमारी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। इसके अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई का भी जिक्र है कि किस तरह अदालतों ने स्टे ऑर्डर्स भी दे दिए, फिर फैसला देने का कहा, फिर रोक भी दिया। गिले शिकवे आपको जायज लग रहे हैं या अपनी अथॉरिटी और अपनी ऑटोनॉमी खुद मनवानी पड़ती है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है जो उसने खत लिखा है उसमें तो वो यही रोना रो रहा है, जिस तरह आप कह रही हैं गिले शिकवे उन्होंने किए हैं, और वो पार्लिमान से इसके लिए मदद मांग रहे हैं एक तरह से कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर तरामीम कर दें। तो बेसिकली तो ये कानून साजी का इख्तियार जो है वो पार्लिमान का ही है, वही कर सकती है। तो लेकिन हमने देखा माजी में भी जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो जब कहा जा रहा था कि जी के वो ट्रैक डाउन हो वोट किस तरह होता है, सेंसिटिव वोट की रहे ना रहे, वो उस तरह के जब तमाशे हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में और दबाव डाला जा रहा था, जस्टिस गुलजार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे थे, हम तो ये तमाशे देखते आ रहे हैं तब से, बल्कि 75 साल से। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड अच्छा मुझे जी हाँ नहीं बिल्कुल स्टैंड लिया था, तो स्टैंड ले सकती है। जिस तरह भारत में भी इलेक्शन कमीशन को अगर आप पढ़े और देखें तो वो खुद अपनी अथॉरिटी मनवाती है। आपने अभी कहा कि जस्टिस फायज ईसा का कन्वेंशन में शमूलियत आपके नज़दीक कोई खबर नहीं, बड़ी बात नहीं, मुख्तसरन इसके ऊपर एलैबोरेट कर दीजिएगा। आपको नहीं लगता इट इज़ ऑल द बैड ऑप्टिक्स? बैड ऑप्टिक्स क्या, बैड ऑप्टिक्स इस पे क्यों आपको क्यों लग रहे हैं या किसी को क्यों लग रहे हैं? भाई पार्लिमान के अंदर एक कन्वेंशन था, 50 साल तकरीबात थी, आइन पाकिस्तान का है, जो पार्लिमान में कन्वेंशन हो रहा है उसमें पाकिस्तानी थे, सारे के सारे थे, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें मौजूद थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत रिपोर्टेडली तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया गया था। अब जो वो नहीं आए, सवाल तो उनके ऊपर है कि वो क्या सोच के नहीं आए, कि ये क्या इंडियन पार्लियामेंट थी, क्या पाकिस्तान कोई मकबूजा मुल्क है, या मतलब क्या था इसमें? या अगर वो आगे हैं काजी फायज ईसा तो इसकी कॉनोटेशन जो मतलब पॉलिटिकल अगर बनानी है तो फिर वो जो हुकूमती तकरीबात होती थी उनमें जज साहिबान जो शरीक होते रहे माजी में, वो फिर क्या था? मेरा नहीं ख्याल कि इसको इशू बनाना चाहिए पार्लियामेंट। अच्छा अतर काज़मी साहब, क्या मुझे बताइए कि ये आपके नज़दीक गलत ऑप्टिक्स हैं या सवाल उन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे होता है कि जो आज नहीं आए? देखिए छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने ख़त लिखा है कि तरमीम की जाए। अब मैं आइनी और कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन कितने अरसे से हमें बता रहा था हालिया अरसे में कि मेरे पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि मैं तारीख दे सकूँ। जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद भी इन्होंने तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन वहाँ पर भी जाके ये कहता रहा कि ये तो गवर्नर ने तारीख देनी है या किसी और ने तारीख देनी है। तो अब उनको अचानक क्यों लगा है कि उनको ज़रूरत है कि उनको ये इख्तियार दिया जाए? बुनियादी तौर पे इलेक्शन से फरार के अंदर हर कोई अपनी अपनी सहूलत कारी कर रहा है। दूसरी बात आपने भारत का भी जिक्र किया, वहां पे इलेक्शंस रियासतों के अंदर मुख्तलिफ टाइम्स पे हो जाते हैं, वहां पे किसी को कोई एतराज़ नहीं होता कि वफाक की मर्जी से ही इलेक्शंस होंगे। जहां तक काजी साहब का जाना है, देखें जिस तरह रिपोर्ट हो रहा है कि दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को भी इन्विटेशन दिया गया था, तो अगर तमाम जज साहिबान ने अपनी दानिस्त में यह समझा कि वहाँ पे जाना मुनासिब नहीं है, तो यही इस सवाल का जवाब है कि काजी साहब का वहाँ पे जाना मुनासिब था या नहीं था मुनासिब। फिर वहाँ पे जिस किस्म की तकारीर की गई, वो एक तरफ मसला चल रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच किस तरह बने। अब ये कन्वेंशन तो था, लेकिन आगे पीछे वो हुकूमती बेंचेस पे कौन लोग बैठे हुए थे जहां काजी साहब भी बैठे थे, तो इस वजह से इतराज़ होता है। वैसे काजी साहब ने वहां पे कोई भी ऐसी बात नहीं की जो नामुनासिब हो, उन्होंने आइन और कानून की बात की है, लेकिन ऑप्टिक्स ये कोई अच्छी नहीं है। नहीं, मैं एक मेरा ऐसा ही है। और मैं जी इजाजत दें तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि
मतलब क़यामत क्या आ गई है? वहां पर तकारीर जो हुई हैं वो क्या, कौन सी तकरीर हुई है इस तरह की कि जिसके ऊपर कोई इतराज ना उठाया जा सके? क्या पाकिस्तान के अंदर जो दस्तूर है उसकी बालादस्ती को कभी तस्लीम किया गया? क्या कभी पाकिस्तान के अंदर हमारे वज़ीर आज़म को फांसियां नहीं दी गई? क्या पाकिस्तान के अंदर दस्तूर को लपेटा नहीं गया? एक दफा नहीं, 3 दफा लपेटा गया। तो जब ये वाले वाकयात पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं तो फिर तकारीर में भी वो वाकयात आएंगे। हम अपनी तारीख से कट के नहीं रह सकते। क्या पाकिस्तान में जस्टिस मुनीर का किस्सा सरेआम नहीं है, जुबान ज़दे आम नहीं है? आज जस्टिस काजी फायज़ साहब ने भी ये वाली बात कही कि अगर वो चीफ कोर्ट का फैसला मान लिया जाता तो हो सकता है कि पाकिस्तान ना टूटता। तो ये हमारी तारीख है। हमारे साथ हमारे वो मुलाजिम जो पाकिस्तान के सरकारी खजाने के ऊपर पलते हैं वो हुकूमतें करते रहे हैं। आज अगर हम अपने दस्तूर की बालादस्ती की बात करते हैं, अगर आज दस्तूर को 50 साल हो गए हैं तो इसके ऊपर मातम किस बात का है? सवाल सिर्फ इतना सा है। आपको आयरनी इमरान शफकत साहब नजर नहीं आई? काज़मी साहब जरूर जवाब दे दीजिएगा, मगर आपको आयरनी, अगर आप इमरान शफकत, आपको आयरनी आज नजर नहीं आई कि 50 साल आइन की आप एक तकरीब में जश्न मना रहे हैं मगर आइन की पासदारी नहीं की जा रही? जो लोग आज तकरीर कर रहे थे और आपके मुताबिक हमारी तारीख दोहरा रहे थे, सिर्फ आइन की पासदारी नहीं कर रहे, लेकिन 50 साल आइन को मार्क जरूर कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं सर, आइन की तरमीम भी कर रहे हैं, 50 साल बहस और 184(3) के तहत इख्तियारात हो या बेंच फॉर्मेशन हो, एवरीथिंग अंडर द स्काई देखने तस्लीम करने को तैयार हैं। नहीं करने को तैयार तो वो इलेक्शंस नहीं कराने को तैयार। सिक्योरिटी प्रीटेक्स, फाइनेंस प्रीटेक्स, एनी प्रीटेक्स दैट यू वांट। मैं गुजारिश कर लूं, अब बात ये है कि कौन से आइन की हम बात करें? वो जो 1973 का मुत्तफिका आइन है या जो जस्टिस बंदयाल साहब ने रीराइट कर दिया 63A की तशरीह करते हुए, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में जितना भी पॉलिटिकल फसाद पड़ा हुआ है वो उस 63A की नई तशरीह जिसमें आइन रीराइट कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अदालत में जाया गया कि हुजूर आला इसको देख ले, आपने अपने ही फैसले पकड़ के उल्टा दिया है। तो सवाल वो है कि आइन कौन सा है? आइन बंदयाल का है, वो है जिसको आज 50 साल हो गए हैं। यहाँ पर तो आइन को हमने कभी कुछ समझा ही नहीं। कभी इन जजों ने पाकिस्तान के काज़मी साहब को जवाब देने की तो मौका दीजिए सर। अतर काज़मी साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। नहीं, मुकाबला इस वक्त आइन के साथ इस हुकूमत का है। आज ये जो आइन की वहां पे तकरीब थी ना, ये आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं ये लोग आइन की। ये जो जज साहिबान है, अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, आपने अपनी बात की तो काइंडली अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। देखें, इस पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता चंद दिनों से और चंद हफ्तों से हो रहा क्या है, जजेस को, अदलिया को किस तरह टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हुकूमती अरकान दुश्मन तराजी कर रहे हैं मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, और उस मौके के ऊपर जब हुकूमत जो है वो अदलिया के फैसले नहीं मान रही और एक मोअज़्ज़िज़ जज वहाँ पर चले जाएंगे, यकीनन वो आइन के लिए गए, क्या उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेगा? और दूसरा ये जो आर्ग्यूमेंट है कि आइन रीराइट हो गया, जनाब ये आइन तो अंदर लिखा हुआ है 90 रोज, क्या ये जस्टिस बंदयाल ने लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शंस करवाने? ये सारे, अगर इनको इतराज था कि असेंबलियां गलत टूटी हैं तो उस वक्त वो कर लेते इतराज। आप सुन तो लेना, सुन तो मेरी बात तो मुकम्मल करने देना। मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, पर थोड़ा सा वेट कर ले, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं तो आप जरूर उसमें अपना आंसर दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 90 रोज का तो 1973 में लिख दिया गया था, इसलिए कि 71 के साने के बाद ये आइन बनाया था, और उनको भी पता था जब आप अवाम से उनका हक वापस लेंगे, इधर पार्लियामान का हक है, इधर इलेक्शन कमीशन का हक है, अदलिया का हक है, लेकिन जिनके नाम पे आप हुकूमतें करते हैं, इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, अवाम का कोई हक नहीं है, उनको वोट का हक देने के लिए आप तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में ये दलील को इतनी मजबूत नहीं है। मुनासिब इमरान शफकत साहब, आखिरी 10 सेकंड आपको दूंगी, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ जाता है। अवाम ने पार्लियामान मुंतखब 5 साल के लिए करती है, ये 90 रोजा गैर, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मेरा तो सवाल ये है कि 63A की जो तशरीह की है उसके नीचे ये सारा फसाद पूरे का पूरा खड़ा है। और बाकी रहेगी बात जो आपने कही कि ये अदलिया की तौहीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सर, पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी इज्जत खुद तो करवा लें। ये वो क्या शेर है बड़ा भला सा कि है फैसला खुद बाइसे तौहीन अदालत, कुछ कह के मैं तौहीन अदालत नहीं करता। ये अपने गिरेबान में झांके ये कर क्या रहे हैं?
कि एक को एक पसंद है, एक को दूसरा पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हम बहुत शुक्रिया सैयद इमरान शफकत और अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चलें कि ये ज़ाती राय थी हमारी मेहमानों की। द चैनल डज नॉट एडहेयर टू दीज ओपिनियंस, मगर ये भी कहना गलत ना होगा कि ये एग्जैक्टली वही बहस है कि जो सड़कों पे, गली मोहल्लों में, सोशल मीडिया पे हर जगह आम हो चुकी है। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद 1 साल पूरा हुआ जाता है पीडीएम की हुकूमत को। इन्होंने क्या खोया, क्या पाया, आपको बताएंगे। अच्छी खबर सुनी पाकिस्तान के बारे में। रोज सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं जी आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगी हो गई, आज चीनी महंगी हो गई। ये लीमू क्या चीज होते हैं? 50 रुपए किलो भी लीमू की बड़ी कीमत होती थी, आज 400 रुपए किलो है। 400। शहबाज हुकूमत को इक़्तिदार में आए 12 माह यानी कि 365 दिन गुजर चुके हैं। 1 साल कबल जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान हुकूमत का खात्मा किया गया तो उस वक्त पीडीएम में शामिल जमातों का सिर्फ एक मौक़िफ़ था कि हम सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाने के लिए इमरान खान को हटा रहे हैं। नाज़रीन, मगर फिर इन 12 माह के दौरान सिर्फ ख्वाब दिखाए गए, दावे किए गए, शाबाशियां दी गई और फिर खराबियों की तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान और IMF पर डाल दी गई। किया है और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहिदा करके आराम से जाके ज़मान पाक में छुप कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। ताकदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाव से निकालेंगे। हर गुजरते दिन के साथ हर मुआशी इशारिया बद से बदतर होता चला गया। मुस्बत इशारिये मंफी होते गए। फॉरेक्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, रेटिंग एजेंसीज हों, डोनर इदारे हों, बैरूनी सरमायाकार हों या अंदरूने मुल्क व्यापारी, बज़ाहिर सबका एतबार ख़त्म हो गया। हम आपके सामने इन 12 महीनों की तस्वीर रखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि रियासत बचाई गई या फिर सियासत। स्टॉक मार्केट जो किसी भी मुल्क में सरमायाकारी के रुझान को वाज़े करती है, कॉन्फिडेंस लेवल मार्क करती है। 11 अप्रैल 2022 को KSE 100 इंडेक्स 46,144 पॉइंट्स पर बंद हुआ था कि जो इस वक्त तकरीबन 40,000 पॉइंट्स है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6,000 पॉइंट्स कम। स्टॉक मार्केट के बाद दूसरा अहम इंडिकेटर रुपए की कदर होती है। इस वक्त डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर तकरीबन 284 रुपए है कि जो 11 अप्रैल 2022 को 182 रुपए थी, यानी कि 1 साल के दौरान रुपए की कदर में 102 रुपए कमी हुई है, जो शरह के लिहाज से 56% बनती है। डॉलर की कदर में इजाफे से मुल्की बरामदात में एकदम इजाफा हो गया कि जिसका बराह रास्त असर पेट्रोल की कीमत पर पड़ा। 16 अप्रैल 2022 को फी लीटर पेट्रोल की कीमत 144 रुपए 15 पैसे थी कि जो कि आज 272 रुपए है, यानी कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 128 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। शरह के लिहाज से यह 68% इजाफा है। जब माजी में पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो उस वक्त मौजूदा हुकूमत में बैठे कायदीन क्या कहते थे, खुद सुन लीजिए। रात के अंधेरे में पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ी। रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया पाकिस्तानी अवाम पे, रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? रात के अंधेरे में अवाम पर एक और पेट्रोल की महंगाई का बम गिराया गया है। जैसे जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की अशिया सब कुछ महंगा हो गया। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बिजली की कीमत में 50% इजाफे के साथ साथ सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत ने रवा माली साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में 419 अरब रुपए का इजाफा किया, यानी कि हर माह औसत 52.4 अरब इजाफा, कि जिसके बाद टोटल गर्दिशी कर्जा बढ़कर 2600 खरब रुपए हो गया है। जबकि माजी में यही हुकूमत और इसके नुमाइंदे तहरीक इंसाफ पर सर्कुलर डेट में इजाफे को नाअहली से ताबीर करते थे और बार बार करते थे। मौजूदा हुकूमत के महंगाई के स्कोर कार्ड को भी एक दफा मुलायजा कर लीजिए नाजरीन, तो इसने तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं।
मैं खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ, मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी। इस तेजी से महंगाई में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में उस तेजी से महंगाई में इजाफा नहीं हुआ है। मुल्क इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी का हक छीन लिया है। अगर गुज़िश्ता 12 महीनों के दौरान महंगाई की शरह को देखें तो अप्रैल 2022 में महंगाई 12% थी, कि जो कि इस वक्त 40% के करीब है, यानी कि महंगाई में 240% इजाफा हुआ है इस एक साल में। जबकि अगर हफ्तावार महंगाई की शरह को देखा जाए तो वो इस वक्त 40% को पहुंच चुकी है। जैसे जैसे मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई के इम्पैक्ट को कम करने के लिए शरह सूद को बतदरीज बढ़ाया। 7 अप्रैल 2022 को शरह सूद 12.25% था, कि जो कि इस वक्त 22% है, यानी कि सिर्फ शरह सूद में 20% इजाफा किया गया है। जैसे ही स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करता है, वैसे ही मुईशत का पहिया रुकने लग जाता है, सनतें बंद होना शुरू हो जाती हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 70 लाख मजदूर बेरोजगार हुए और मुल्क को बरामदी सरमाए की मद में तकरीबन $5 अरब का नुकसान हुआ। हर शहर में टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है, हर आदमी सिसक रहा है। मेरी आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के आप सबको, खुदा के लिए हमारी मदद कर। नेक्स्ट वाला नहीं है। मौजूदा माली साल के दौरान मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 77% कम हुए, रुपए की कदर में 32% कमी आई, तरसीलात ज़र 11% कम हुई, बरामदात में 7.5% गिरावट देखी गई, बराह रास्त सरमायाकारी 44% घट गई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.7% कमी आई, गाड़ियों की फरोख्त 43% कम हुई, सीमेंट प्रोडक्शन 18% घटी और अब तक गुज़िश्ता एक साल के दौरान तकरीबन तमाम बड़े सनती यूनिट्स बंद हो चुके हैं या फिर प्रोडक्शन मुअत्तल कर चुके हैं और हुकूमत इस तमाम की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आयद करती है। लेकिन इक़्तिदार में आने से कबल पीडीएम क़यादत का क्या मौक़िफ़ था, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये जहन में रखिए कि इसकी वजह IMF से गलत डील को भी करार दिया जाता रहा है। मुलाहिज़ा फरमाइए। हुकूमत का प्रायोरिटी कोविड नहीं, लोकस्ट नहीं, गरीब नहीं, मजदूर नहीं, किसान नहीं, IMF को पैसा देना। इस वक्त पीडीएम के पास तमाम मसाइल का हल भी नहीं दिख रहा, लेकिन उस वक्त हल ज़रूर था और ये भी पता था कि IMF डील कैसे करना है। There is no chance that Pakistan will default. Inshallah, Pakistan will survive. अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान लगभग डिफॉल्ट नहीं करे। अब हमने जाके IMF से बड़ी मुश्किल से एक नया माहिदा किया है और इस माहिदे के ऊपर मनोअन फैसला जो है हमारा हुकूमत का वो ये कि मनोअन इस पे अमल करेंगे। पेट्रोल महंगा हो या सस्ता हो, मैं अपने मुल्क को दिवालिया तो खुदा न खास्ता नहीं करने दूंगा, ना मैं नुकसान में पेट्रोल बेचने दूंगा और मुझे कहीं ना कहीं से टैक्स तो लगा नहीं है। और फिर आज से एक साल कबल इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और पीडीएम हुकूमत ने ऐलान किया कि अब हम आ गए हैं, अब सब कुछ तब्दील करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम ना आते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। ये दावे किए गए कि अब हम रियासत बचाने आए हैं, लेकिन फिर इसी हुकूमत ने जो तहरीक इंसाफ पर सख्त IMF शराइत का इल्ज़ाम आयद करते हुए अवाम की हदर्दियाँ समेटती रहती थी, के बाद दीगरे IMF की ऐसी डिमांड्स पर अमल किया कि जिसने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। IMF प्रोग्राम बहाल तो हुआ, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर दो ग्रुपों में जंग शुरू हो गई। मिफ्ताह इस्माइल को हटाकर इसाक डार को वजीर खजाना तैनात कर दिया गया और यह वो मौका था कि जब IMF और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान का आगाज हुआ। इसाक डार डॉलर की कदर को कम करने में लग गए और IMF ने शराइत का वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जिसे आज तक बंद नहीं किया जा सका। और इस दौरान इसाक डार के गुस्से में हर गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा होता चला गया। वो बार बार पाते गए कि मुझे पता है, आई डोंट केयर, दे कांट डिक्टेट टू मी, मैं मालूम है मुझे मैं क्या कर रहा हूं। नाज़रीन, वजीर खजाना IMF को आंखें दिखाते रहे और वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी बेबसी का इजहार करते करते यहां तक कह गए कि IMF हमसे लकीरें निकाल रहा है, लेकिन हमने फिर भी देखा कि आज भी ये डील साइन नहीं हुई। और इसी एक साल के दौरान इमरान खान बार बार ये कहते रहे कि मैंने इन्हें समझाया था कि ये मुल्क इनसे नहीं चलेगा और अब ऐसा ही हो रहा है। ये सब कुछ हमने एक साल में होते देखा है। ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि IMF ने दोस्त ममालिक से इमदाद को प्रोग्राम की बहाली से नत्थी कर दिया। हालांकि हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा, तमाम किस्म की सब्सिडीज का खात्मा, पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए फी लीटर आयद करने और रुपए की फ्री फ्लोट जैसे तमाम पेशगी इकदाम कर दिए हैं। लेकिन अब भी IMF की डिमांड मजीद अभी भी मौजूद है। इसके ऊपर तफसीली आपको कल बताएंगे। आज के लिए वक्त खत्म होता है। ओवर टू द बुलेटिन। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।